हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे बच्चे? सर, आज मैं आपके साथ एक चैप्टर करूंगा और जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम जो है बच्चे, ये आप ये कह सकते हो सर, क्या ये एग्जाम में आ रहा है? आ तो रहा है, और आप कह सकते हो मैंने एवरेज 6 मार्क्स दिए हैं, बट इट कैन रेंज फ्रॉम 4 मार्क्स टू 8 मार्क्स। और हम इसको कितने टाइम में सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जी हाँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर कराऊंगा। कितने मिनट में? 40 मिनट में बेटे, ऊपर नीचे 5 मिनट हो सकते हैं, तो वो तो चल जाती है बात। चलिए सर, इस चैप्टर के अंदर होता क्या है? देखो बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? इसका नाम तो वैसे कुछ और है कि टोटल इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन इतनी लंबी बात नहीं, क्लबिंग ऑफ इनकम को समझते हैं। देखो क्या होता है, अगर मान लो मैं 30% के ब्रैकेट पर हूँ, यानी कि मैं जो भी कमा रहा हूँ, मान लो मेरी सैलरी 25 लाख रुपए की है, और अगर अब मेरे पास जो भी एड ऑन होगा सैलरी का वो 25% पे होगा। आई एम सॉरी, जो भी एड ऑन होगा वो 30% पर होगा। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी इनकम को ना डाइवर्ट कर दूं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, जिन लोगों को, जो लोग जैसे अभी कमा ही नहीं रहे। उससे क्या होगा, उनके पहले 2.5 लाख माफ हो जाएंगे, अगले 2.5 से 5 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहा हूँ, कमा तो मैं रहा हूँ लेकिन मैं अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहा हूँ, सो दैट मेरे ऊपर 30% है, मेरे ऊपर अगर वो ऐड होता तो ज्यादा होता, अगर दूसरे के ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा। और उसके बाद सर, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आपने अपनी इनकम दूसरे को दे दी। नहीं बेटे, वैसे मैं तो अच्छा इंसान हूं, लेकिन समझाने के लिए आपको बता दूं कि मैं उससे अंडर हैंड पैसा ले लूंगा। मैं बोलूंगा चल भाई, ये तो सरकार को दिखाने के लिए था कि वो इनकम तेरी है, अंडर हैंड उससे पैसे ले लूंगा। सरकार भी बहुत तेज है बेटा, सरकार ने ऐसे सारे लूप होल्स पकड़ रखे हैं, और वहां पे बोला हुआ है कि अगर तुम ऐसे डाइवर्ट करोगे तो हम उस इंसान को नहीं पकड़ेंगे, तुम ही को पकड़ेंगे, तुम्हारे हैंड्स में इनकम टैक्सेबल होगी। ये आपका बेसिक लॉजिक है क्लबिंग ऑफ इनकम। यानी कि यहां मैंने अपनी इनकम डाइवर्ट करी, लेकिन वो इंसान बोलेगा वो इनकम मेरी है, सरकार कहेगी नहीं वो इनकम मेरी है, तो उस इंसान की इनकम मेरे हैंड्स में क्लब हो गई। तो ये हो गई बच्चे आपकी समरी। अब एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो मिस्टर है 20 लाख रुपए कमाता है, और मान के चल लो 20 लाख के ऊपर टैक्स है 5 लाख। सर जी मैंने 20 लाख कमाए, टैक्स एग्जैक्ट अमाउंट क्या आएगा वो अभी हमारे लिए मैटर नहीं है। 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना है? 5 लाख। मिस्टर ए ने क्या करा, यार 5 लाख तो बहुत ज्यादा टैक्स होता है, क्यों ना मैं एक एग्रीमेंट बना दूं और अपने दोस्तों को ट्रांसफर कर दूं। BCDE मेरे 4 फ्रेंड्स है, मैंने एक एग्रीमेंट बनाया कि मैं अपनी सारी इनकम इनको ट्रांसफर कर देता हूँ। और आपको पता है बेटे, 5 लाख के ऊपर टैक्स आता है निल। कैसे निल आ जाता है सर जी? पहले 5 लाख पे टैक्स आएगा तुम्हारा 12,500 का, पहले 2.5 लाख निल, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% 12,500, नीचे रिबेट मिल जाएगी मैक्सिमम 12,500 की, तो निल हो जाएगा। तो यानी कि जहां सरकार को 5 लाख मिलने थे, अगर वो इनकम मेरे हैंड्स में होती और अगर मैं अपने फ्रेंड्स के हैंड में कर दूंगा, तो भाई साहब ये तो निल हो जाएगा। और अगर ऐसे सरकार चलती रही तो बेटे सरकार के पास पैसा कैसे आएगा? सरकार ने इस पॉइंट को पकड़ लिया और बोल दिया कि आप अपनी इनकम ट्रांसफर कर दो, तुमको जो करना उस इनकम का करो, मैं उसको नहीं रोक रहा। सरकार कह रही है जो करना उस पैसे का करो, लेकिन इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगी बच्चे? टैक्सेबल तो मिस्टर ए के हैंड में ही हो। ठीक है जी। तो ये, अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो सोचो कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए अपनी इनकम को डाइवर्ट करना, और उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट को। ठीक है बच्चे, अब मैं आता हूँ सर, क्लबिंग ऑफ इनकम कितने सेक्शन है? सेक्शन 60 से लेकर 65 तक है। बहुत ही आसान सेक्शन है, एक ब्रैकेट बनाऊंगा, सेक्शन 60 टू 63, 60, 61, 62, 63, 64 इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। देन एक करेंगे सेक्शन 65। ठीक है जी। तो ये आपका क्लबिंग के अंदर, आपने अगर ये 5 सेक्शन को एनालाइज कर लिया तो आपका क्लबिंग चैप्टर डन हो जाएगा, और मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। आइए पढ़ते हैं 60 टू 63 बोलता क्या है। मतलब मैं सेक्शन वाइज नहीं जा रहा, बोल रहा हूँ इनकम ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन बोले तो जो दूसरा इंसान है। ठीक है, टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ पर्सन, यानी कि अगर मैं पर्सन हूं और एक अदर पर्सन है साथ में मेरे बैठा हुआ, तो भाई तेरी जो इनकम है, इनकम ऑफ अदर पर्सन, इट विल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम पर्सन, यानी कि मेरे हैंड में इंक्लूड हो जाएगी। सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो आप, मैं पर्सन के नीचे एनी लिखा है कि ये जनरल है। मैं पर्सन में इंडिविजुअल भी हो सकता हूं, मैं फर्म भी हो सकता हूं, कंपनी भी हो सकता हूं, एचयूएफ भी हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता हूं। लेकिन बेटे 64 जो है वो क्या कहता है? इनकम ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब दूसरा इंसान, टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। और ये रहा मैं इंडिविजुअल, अगर मैं इंडिविजुअल हूं
तो कोई एक दूसरे इंसान की इनकम मेरे हैंड में क्लब हो जाएगी, क्योंकि मैंने डाइवर्ट करी होगी, तब क्लब हो जाएगी। तो 64 तो हो गया बेटा इंडिविजुअल स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, और ये हो गया जनरल। 65 क्या बोलता है, जब मैं पूरा करा दूंगा अपने आप 65 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं सेक्शन 60। सेक्शन 60 कहता है इफ एनी पर्सन ट्रांसफर एनी इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। बच्चे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी, ठीक है, किसको, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी को जो भी इनकम हो रही होगी, मैं एग्जांपल भी दोबारा रीडू करूंगा, मिस्टर बी को जो भी इनकम हो रही होगी वो किसके हैंड्स में क्लब हो जाएगी बच्चे, मिस्टर ए के हैंड। ठीक है, मुद्दे की बात इसमें क्या क्या है समझना। अगर आप इनकम ट्रांसफर करते हो और आगे क्या लिखा हुआ है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। सर विदाउट का मतलब समझ लेंगे, लेकिन सरकार कह रही है अगर भाई तूने इनकम ट्रांसफर करी, मान लो मेरे पास डिबेंचर्स हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ डिबेंचर्स हैं और मैंने वो आपको ट्रांसफर कर दिए। डिबेंचर ट्रांसफर करूंगा क्या, मुझे बताइए, सेक्शन 60 में क्या मैं डिबेंचर ट्रांसफर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। डिबेंचर का मालिक मैं रहूंगा, लेकिन मान लो मेरे पास डिबेंचर है, मैंने रोहित को ट्रांसफर कर दिए, उसकी जो इनकम है, एसेट नहीं बेटा, एसेट नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। एसेट, ये एसेट है, ये मेरे पास है, पर इससे जो इनकम है मैंने आपको दे दी, तो आपको जो भी इनकम हो रही है आपके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, मेरे हैंड में टैक्सेबल होगी। ये बात कौन कहता है, सेक्शन 60 बोलता है। सिंपल सी बात है, मान लो मेरे पास घर है, मेरे पास डिबेंचर्स है, मेरे पास शेयर्स हैं, इनके ऊपर जो जो इनकम है, मैंने एक एग्रीमेंट बना दिया, भाई सारी इनकम तुम्हारी। तुमने कहा सर एसेट भी दे दो, मैंने कहा एसेट नहीं दूंगा। तो सेक्शन 60 क्या बोलता है, एसेट ट्रांसफर नहीं करा ना, मतलब फर्जी बात है, वैसे तुमको जो भी इनकम हो रही है मेरे हैंड में क्लब हो जाएगी, ये बात बोलता है सेक्शन 60। तो एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, मिस्टर ए ओनर ऑफ एसेट है, मिस्टर ए के पास डिबेंचर है, डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है, 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो 10 लाख के ऊपर 12% कितना हो गया, 1,20,000। ये 1,20,000 की मैंने इनकम ऑन सच एसेट मैंने बी को दे दी। बी को कितने की इनकम हुई, 1,20,000। ठीक है, तो मुझे बताइए, सरकार यहां पर बीच में आती है और सरकार कहती है सेक्शन 60 रीड करो, और सेक्शन 60 ये कहता है इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। यहां आपका सेक्शन 60 का एनालिसिस खत्म। सर क्या एसेट होना जरूरी होता है, नहीं बेटे। अगर मान लो मेरी सैलरी होती है और मैं वो आपको ट्रांसफर करता तो एसेट तो कुछ जरूरत होता ही नहीं है, तो वो भी सेक्शन 60 में ही आ जाता है। ठीक है जी, तो ये मैंने अगला एग्जांपल बना रखा है, मिस्टर ए, छोड़ो ना एसेट की बात, उसने ट्रांसफर करी इनकम टू मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर बी को ट्रांसफर करी, कितने रुपए बच्चे, इनकम कितने ट्रांसफर, 10 लाख। तो किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, मिस्टर ए। क्यों सर जी, कौन सा सेक्शन लग रहा है, सेक्शन 60। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लोगों ने दिमाग लगाना शुरू करा, लोगों ने कहा भैया सिर्फ इनकम ट्रांसफर करने से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि जिंदगी में सेक्शन 60 है, तो वैसा करते हैं एसेट भी ट्रांसफर कर देते हैं। एसेट ट्रांसफर, ट्रांसफर 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 पे फोकस कर रहा हूँ। ट्रांसफर दो तरीके के होते हैं, या तो रिवोकेबल ट्रांसफर होते हैं या इररिवोकेबल होते हैं। ठीक है, या तो रिवोकेबल होते हैं या फिर इररिवोकेबल। एक सेकंड, हाँ जी। तो ट्रांसफर बच्चे जो होता है, ट्रांसफर दो तरीके के हो सकते हैं। एक ट्रांसफर होता है बच्चे, जैसे सपोज करो अगर मैं आपको एक एसेट ट्रांसफर करता हूं, एक ट्रांसफर क्या है, मैंने आपको एसेट ट्रांसफर करा और उस पर मैंने लिख दिया कि जब मेरा मन करेगा मैं उस एसेट को वापस ले लूंगा। अरे भाई ये कैसा ट्रांसफर है, ये तो फर्जी ट्रांसफर हुआ। कि मान लो मैं तुम्हें एक एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा कि मैं ये मोबाइल फोन आपको दे रहा हूँ, मान लो साहिल उत्पल को मैं मोबाइल फोन दे रहा हूँ, लेकिन इस एग्रीमेंट में मैंने लिख दिया कि भाई मेरा जब मन करेगा ना मैं ये वापस ले लूंगा। मुझे बताइए इस ट्रांसफर को रिवोकेबल बोला जाता है या इररिवोकेबल बोला जाता है, क्या लग रहा है आपको। हाँ जी, रिवोकेबल। रिवोकेबल, ठीक है जी। रिवोकेबल बोले तो ये फर्जी ट्रांसफर है सर जी, ये तो जबरदस्ती का ट्रांसफर आप कर रहे हो जस्ट सरकार को दिखाने के लिए, इसको मैं फेक बोल। और अगर मैं ये आपको मोबाइल फोन दे दूं और मैं बोलूं भाई जब तक आप जीवित हैं ये एसेट आपका है, जब तक आप जीवित है ये एसेट आपका है, मेरा इस एसेट पर कोई अधिकार नहीं है, मैं वापस नहीं ले सकता। इस एसेट पे अगर कोई इनकम होगी तो भी मैं वो नहीं ले सकता। यू आर दी रियल ओनर ऑफ दिस एसेट, उसको बोला जाता है बेटा इररिवोकेबल। इररिवोकेबल होता है जेन्युइन ट्रांसफर। ठीक है जी, अब इसकी जहां डेफिनेशन दी हो बाद में देखेंगे, मुद्दे की बात पर आते हैं।
सरकार कहती है अगर तुमने रिवोकेबल ट्रांसफर करा यानी कि फर्जी, तो इसका मतलब तो ये है ना तुम सिर्फ सरकार को पागल बना रहे हो। तुम दिखा रहे हो देखो जी हमने ट्रांसफर कर दिया एसेट, अब इनकम उसकी हो गई। अरे भाई साहब रिवोकेबल ट्रांसफर है, वापस इनकम तुम्हारे पास आ जाएगी। तो रिवोकेबल के अंदर बेटा क्लबिंग प्रोविजन दोबारा लग जाते हैं और इररिवोकेबल में क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगते। मिस्टर ए ओनर ऑफ डिवेंचर, ये वही मिस्टर ए है जिसने सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी थी। अब उसे समझ आ गया कि मुझे एसेट भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इस बार उसने ट्रांसफर करा डिवेंचर, लेकिन रिवोकेबल। किसको करा? मिस्टर बी को। मिस्टर बी को बेटा 1,20,000 की इनकम हो गई। ठीक है, कैसे होगी सर? पार वैल्यू 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। मुझे बता दीजिए, सरकार कह रही है भैया तुमने एसेट तो ट्रांसफर करा है पर ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, और रिवोकेबल ट्रांसफर बोले तो ये फेक ट्रांसफर है, तो यहाँ पे दोबारा क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे क्योंकि तुम तो इनकम डाइवर्ट कर रहे हो। तो कौन सा सेक्शन इस बात को पकड़ेगा? सेक्शन 61। सच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। और सर अगर मिस्टर ए ने यही डिबेंचर को एज इररिवोकेबल ट्रांसफर करा होता तो ये ट्रांसफर को जेन्युइन माना जाता, और ये जो भी इनकम अब मिस्टर बी को होती तो क्या यहाँ पे सेक्शन 61 लगता? नहीं लगता, क्योंकि ये जेन्युइन ट्रांसफर है बेटे, मैंने एसेट आपको दे दिया है, नहीं लगता। तो ये जो 1,20,000 है ये किसके हैंड में टैक्सेबल होता है? इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर बी, दैट इज ट्रांसफरी, और मिस्टर ए को बोला जाता है ट्रांसफरर। सर सेक्शन 60 कराया मैंने, समराइज करा रहा हूं 60। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, it would be included in the income of transferor। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एसेट, अगर रिवोकेबल है तो क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे और ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इररिवोकेबल है तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे और ट्रांसफरी के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। ये बातें सारी कहां लिखी हुई है कि क्लबिंग लग रहा है तो 61 में और इनकम वाला सेक्शन 60। मुद्दे की बात आ जाती है, सर जी आपने बोला था 60, 61, 62 एंड 63, तो मैंने आपको 60 करा दिया, 61 करा दिया। आइए जरा 62 देखते हैं। 62 और 63 डेफिनेशन है, 2 मिनट के अंदर खत्म होगी डेफिनेशन। 63 कहता है रिवोकेबल ट्रांसफर। क्या चीज होती है रिवोकेबल? मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं आपको ये एसेट दे रहा हूं और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये एसेट मैं वापस ले सकता हूँ तो रिवोकेबल है। अगर इस एसेट के ऊपर इनकम का राइट मैं रख रहा हूँ तो ये एसेट रिवोकेबल है। If the transferor has the right to take back the asset during the lifetime, or if the transferor has the right to claim the income on the asset, तो वो रिवोकेबल ट्रांसफर है। इररिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? If the transferor has no right to take back the asset, भाई मैंने तुम्हें एसेट दे दिया, मैं अगले दिन आया उप्पल जी के पास, मैंने कहा उप्पल जी मेरा मोबाइल वापस कर दो। उप्पल जी सर जी इररिवोकेबल ट्रांसफर है, अब आपको आपका एसेट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो होता है इररिवोकेबल। तो बेटा जीवित की बात होती है। जैसे सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है सर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक एसेट ट्रांसफर करा, बोला कि भाई मिस्टर बी जब तक तू जीवित है ना तब तक ये एसेट तेरा है। मुझे बताइए रिवोकेबल है कि इररिवोकेबल है? इररिवोकेबल। इररिवोकेबल। ठीक है, मिस्टर बी की डेथ के बाद ये एसेट ए के पास आ सकता है। आप ऐसा मत सोचिए कि इररिवोकेबल का मतलब होता है कि उसके लीगल एयर के पास जाएगा। मैंने एक एग्रीमेंट बनाया, मैं मिस्टर बी को एक एसेट दे रहा हूं, जब तक वो जीवित है तब तक उसके बाद मेरे पास आ जाएगा, तो भी उसको इररिवोकेबल बोला जाता है। तो मैंने यही लिखा है, इफ द ट्रांसफरर हैज नो राइट टू टेक बैक द एसेट और क्लेम द इनकम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, लेकिन जैसे ही ट्रांसफर की डेथ होगी तो एसेट दोबारा आ जाएगा। एक और होता था बेटा, ये डेट भी आपको याद रखनी है। मैंने एसेट को ट्रांसफर करा 8 साल के लिए, 8 साल, 8 इयर्स, जस्ट एक जनरल एग्जांपल है, 8 इयर्स, वो भी इररिवोकेबल हो सकता है भैया। सर क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो हमने लाइफ टाइम बोला था, 8 साल कैसे इररिवोकेबल हो जाएगा? अगर वो ट्रांसफर बिफोर 1/4/1961 से पहले, इनकम टैक्स एक्ट जब से नोटिफाई हुआ था 1/4/1961 से पहले, अगर मैंने किसी को एसेट दिया हुआ है और अगर उसका टेन्योर, मतलब मैंने उसे बोला था ये ले भाई 8 साल तक, तो वो मोर देन 6 ईयर है, दिस इज लीगल टर्म, तो भी उसको मैं क्या बोलूंगा? इररिवोकेबल ट्रांसफर। एग्जांपल, मिस्टर ए ने ट्रांसफर करा एसेट टिल लाइफ टाइम ऑफ बी, तो ये इररिवोकेबल है, तो आपको पता ही है।
मिस्टर ए ने ट्रांसफर करा एसेट ऑन 1/4/1952, 1/4/1952 को ट्रांसफर करा, कितने साल के लिए? 8 साल। मुझे बताइए रिवोकेबल और इररिवोकेबल? इररिवोकेबल। और अगर मैंने 4 साल के लिए ट्रांसफर करा होता तो रिवोकेबल। थर्ड केस, मिस्टर ए ने ट्रांसफर करा 1/4/2020 में, एक एग्रीमेंट बनाया कि मैं तुमको एसेट देता हूं 15 साल के लिए, रिवोकेबल और इररिवोकेबल? रिवोकेबल। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे सबको? यस सर। वेरी गुड। तो हमारा सारा एनालिसिस 60, 61, 62, 63 हो चुका है और मैं आपके साथ चल रहा हूं सेक्शन 64 पर। बेटा सेक्शन 64 है रिश्तों का सेक्शन, यानी कि आप अपने क्लोज नियर एंड डियर वंस को, ऊपर वाले जो सेक्शन थे ना, वो एक इंसान अपने फ्रेंड को दे रहा है, एक इंसान अपने मान लो कंपनी को दे रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को, फर्म दूसरे फर्म को, कोई भी चीज थी। लेकिन सेक्शन 64 इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक, यानी कि सरकार इनकम को पकड़ के किसके हैंड में क्लब कर देगी? इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल। तो सेक्शन 64 इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक। एक इंडिविजुअल के सरकार ने कुछ रिश्तों को इंपॉर्टेंस दी है कि इन लोगों को देखा सरकार ने कि अपनी इनकम इन लोगों को डाइवर्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे सरकार ने पकड़ा। तो जब मैं जो भी आपसे बात करूंगा वो रिलेशन की स्पेसिफिक होगा बच्चे, ठीक है? तो मैंने इसको 4 कैटेगरीज में तोड़ा है। आप अपने स्पाउस को देते हो, हस्बैंड अपने वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को अगर एसेट देता है, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ, या फिर आप एचयूएफ को देते हैं। तो आइए सबसे पहला एनालिसिस कि अगर सपोज करो आप स्पाउस से रिलेटेड, अब मैं सारी बातें करूंगा, यानी कि एक इंडिविजुअल और उसका स्पाउस। अच्छा जी, तो आइए, तो जिसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे पहला सेक्शन है 6412, ठीक है जी। 6412 ये कहता है, मैं पहले ना रीड करा देता हूं, फिर मैं ऊपर वाला एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। इफ एनी रेम्यूनरेशन इज अर्नड बाय स्पाउस, अगर कोई भी रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन को समझो सैलरी, ठीक है, अर्नड बाय स्पाउस, मान लो मेरी स्पाउस है जागृति मैम, तो अगर जागृति मैम ने कोई भी रेम्यूनरेशन कमाई है फ्रॉम अ कंसर्न, कंसर्न मान लीजिए कंपनी, जागृति मैम अभी ईवा में जॉब कर रही है, तो जागृति मैम को रेम्यूनरेशन मिल रही है फ्रॉम अ कंपनी इन विच इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोले तो मैं, हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ऐसा ही है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग, यानी कि अगर मेरी ईवाई में 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, मजा ही आ जाए बेटा अगर ऐसा हो जाए तो, समझ रहे हो? तो अगर मेरा ईवाई में 20% की होल्डिंग है या उससे ज्यादा है, तो बोला जाता है दैट इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो जो भी रेम्यूनरेशन जागृति मैम ने कमाई है, सच रेम्यूनरेशन वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि मान लो अगर जागृति मैम का पैकेज है 15 लाख रुपए, तो उनकी 15 लाख रुपए की सैलरी मेरे हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। सर बड़ी ही अजीब बात है सर। अब सर अगर जागृति मैम, अब मैं आपको बोलता हूं जागृति मैम के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे कोई इंटरेस्ट, ठीक है मेरा इंटरेस्ट है ही वह में, लेकिन जागृति मैम के पास शी हैज द एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन टू अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। मुझे बताइए क्या क्लबिंग होगी? तू तब भी नहीं होगी। No clubbing would be done if the spouse has necessary qualification, even though the individual has substantial। भाई क्या फर्क पड़ता है अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो? हाँ ये आप कह सकते हो इफ शी इज वर्थ 15 लाख, मतलब उनका पैकेज 15 लाख होना चाहिए, मैं 1 करोड़ दिलवा दूं, तो क्लबिंग का लॉजिक है जो भी इंक्रीमेंटल है। हालांकि ये केसेस बनकर नहीं आएंगे, मैं जस्ट आपसे जनरल डिस्कशन कर, ठीक है जी। तो बेसिकली अब मैं आपके पास एग्जांपल में आता हूँ। अच्छा मैं एक छोटी छोटी चीज बोलता हूँ, सर जी मैं भी ईवाई में जॉब करता हूँ, जागृति मैम भी ईवाई में जॉब करती है, भूल जाओ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को। मेरा 15 लाख का पैकेज, जागृति मैम का 15 लाख का पैकेज, मेरा कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, जागृति मैम का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बताइए क्लबिंग होगी कि नहीं? क्या कहते हो? हम दोनों नौकरी कर रहे हैं भाई,
हस्बैंड वाइफ है, एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मान लो एयरटेल के अंदर जॉब कर रहे हैं, दोनों अपना अपना कमा रहे हैं, तो क्या क्लबिंग लगेगी आपके हिसाब से? नहीं सर। नहीं। नो सर। ठीक है, कंपनीज डू प्रमोट कि हस्बैंड वाइफ एक जगह पे काम करें, इसमें कोई क्लबिंग वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो यस, स्पाउस की रेम्युनरेशन क्लब हो जाएगी, बट अगर स्पाउस अपनी मेहनत से कमा रही है, अपनी क्वालिफिकेशन अपने एक्सपीरियंस से कमा रही है, तो क्लबिंग नहीं लगेगी। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes. एक एक वर्ड हीरे मोती समान है बच्चे। अब आगे समझना, इफ बोथ, थर्ड पॉइंट समझना, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ओके, यानी कि मेरे एग्जांपल में मान लो हिमांशु है 30% और हिमांशी स्पाउस है 25, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड बोथ आर गेटिंग रेम्युनरेशन, ओके, हिमांशु की भी 15 लाख का पैकेज है और हिमांशी का 20 लाख का पैकेज है बेटा इस कंपनी के अंदर। कौन सी कंपनी है ये सर जी? मान लो ईवाई। अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और दोनों की रेम्युनरेशन, तो क्या होगा सर? रेम्युनरेशन वुड बी क्लब्ड in the hands of that spouse whose total income before such remuneration is higher. अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों रेम्युनरेशन कमा रहे हैं, तो क्लबिंग तो होगी। किसके हैंड में होगी? उस स्पाउस के हैंड में होगी जिसकी टोटल इनकम अदर देन दिस, ये इनकम छोड़ दो जो ईवाई से कमा रहे, इसके अलावा जिसकी हायर होगी उसके हैंड में क्लबिंग होगी। मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, हिमांशु की इनकम है जी 6 लाख रुपए की हाउस प्रॉपर्टी की, और हिमांशी की है हाउस प्रॉपर्टी की 8 लाख की। तो इसको आप छोड़ दो, आप मुझे बताइए किसकी टोटल इनकम ज्यादा है अदर देन दिस रेम्युनरेशन? हिमांशी की। तो हिमांशी के हैंड में बेटा, हिमांशी का पैकेज तो टैक्सेबल होगा ही होगा, और हिमांशु को भी जो रेम्युनरेशन मिल रही है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो हिमांशु अपनी 6 लाख की रिटर्न भरेगा बस, और हिमांशी 43 लाख की रिटर्न करेगी। बताइए कोई दिक्कत? क्लबिंग प्रोविजन तब तक अच्छा। अब सर हिमांशी के हैंड में टैक्सेबल है, ये हिमांशी के हैंड में आगे के सालों में भी टैक्सेबल रहेगा, जब तक आप एओ के पास ये जाके नहीं बोलते देखिए अब हिमांशु की ज्यादा हो गई है तो हिमांशु के हैंड में टैक्सेबल करो। जब तक एओ सेटिस्फाइड नहीं है कि यस नाउ क्लबिंग हिमांशु के हैंड में होनी चाहिए, तब तक हिमांशी के हैंड में होती रहेगी। दूसरी बात, ये क्लबिंग प्रोविजन तब लगेंगे जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन चल रहा है। अगर दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगी। तो क्लबिंग लगने की भी कुछ कंडीशन होती है, दोनों को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों की इनकम है, क्लब इन दी हैंड ऑफ स्पाउस। कंडीशन ये भाई साहब पहले हस्बैंड वाइफ भी तो होने चाहिए ना, तो ये वाली बात है। तो आई थिंक मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, और एक दो छोटी छोटी बातें। यस सर जी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में बता दो। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कंसर्न। अगर तो कंसर्न कंपनी है तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होता है सर? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। 20% और अबव इक्विटी शेयर। अगर कंसर्न फर्म है तो इक्विटी तो होते नहीं, तो 20% ऑफ द प्रॉफिट। फर्म, एचयूएफ कोई भी है तो प्रॉफिट का शेयर होता है, कंपनी होती है तो बेटा इक्विटी शेयर होता है। सर हाँ जी सर, वो जो पिछला वाला एग्जांपल था उसमें अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं रहता तो फिर क्या देख? अगर नहीं देखते तो फिर, अगर मतलब आप कह रहे हो दोनों का निल है, यस सर। तो मेरे हिसाब से किसी के भी हैंड में कर सकते हो आप। और क्लोजेस्ट क्या होता है, हिमांशी की इनकम मुझे ज्यादा दिख रही है, मैं उसके हैंड में कर दो। समझ रहे हो? आइए सर, अच्छा एक चीज बोलनी है मुझे, यहाँ पर एक दो बातें लिखता हूं मैं। बच्चे ये जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ हिमांशु का देखा जाएगा कि तुमने कितना कंपनी में है, उसके साथ रिलेटिव्स। रिलेटिव। रिलेटिव, तो ये जो 20% ऑफ अबव होता है ना, तो इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है उसका परसेंट प्लस उसके स्पाउस का, ब्रदर ऑफ इंडिविजुअल, सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। अगर आप ये देख रहे थे ना मेरे एग्जांपल में, मान लो मेरा ईवाई में 20% शेयर है, तो वो सिर्फ मेरा शेयर काउंट नहीं होगा, मेरा शेयर प्लस मेरी वाइफ का शेयर प्लस मेरे ब्रदर सिस्टर, असेंडेंट होता है ऊपर के दादा पापा, ठीक है, और बच्चे होते सारे लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये रिलेटिव के अंदर आ रहा है। ठीक है जी। और इसमें कोई ऐसी बात जो कि मैं आपको बता सकता हूँ
और तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना बच्चे, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ध्यान से लगाना। ये तब लगता है जब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों रेम्युनरेशन है। तो जल्दबाजी में ये मत कर देना कि आपने चेक नहीं करा और ये वाला पॉइंट लगा दिया, ये भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी, आइए अब हम चलते हैं 6414 पे, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस। ठीक है जी, 6414। सर अभी आपने क्या बताया, अभी आपने स्पाउस का बताया। एक बार अगर मैं रिकॉल करूं, अगर स्पाउस को रेम्युनरेशन हो रही है तो वो हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, अगर वो अपनी मेहनत से कमा रही है तो नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं, सपोज करो अगर मैं अपनी वाइफ को एक एसेट ट्रांसफर कर दूं, मान लो जागृति मैम को मैं डिबेंचर्स दे दूं, जागृति मैम को मैं प्रॉपर्टी दे दूं, और उस एसेट के ऊपर जो भी इनकम होगी वो जागृति मैम के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर मैं 30% में आ रहा हूँ, जागृति मैम अगर हाउस वाइफ है तो उनका स्लैब रेट यूज हो जाएगा। तो बेटा सरकार बहुत तेज है, सरकार ने ट्रांसफर ऑफ एसेट पे भी पॉइंट बनाया हुआ है। सरकार कहती है अगर तुम अपनी वाइफ को एसेट ट्रांसफर करोगे तो उस एसेट के ऊपर जो भी इनकम है वो तुम्हारे हैंड्स में ही टैक्सेबल हो जाएगी। आइए जरा, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस। मैंने एसेट को दो कैटेगरी में तोड़ा। हाउस प्रॉपर्टी में क्यों तोड़ रहे हो सर हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि बेटा सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा, वो भी यहाँ पे होगा। या तो मैं अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ या फिर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, डिवेंचर, शेयर्स एक्सेट्रा। तो आइए जरा हाउस प्रॉपर्टी का एनालिसिस करते हैं। मान लो हिमांशु ने हिमांशी को, हिमांशु और हिमांशी कौन है बेटा, इंडिविजुअल और स्पाउस है। हिमांशु ने हिमांशी को ट्रांसफर करी है हाउस प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी, एज फ्री गिफ्ट और एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। फ्री गिफ्ट बोले तो मान लो एनिवर्सरी आई या कुछ भी आया, सर क्या हम कर सकते हैं ऐसे ट्रांसफर? हाँ बेटे आप कर सकते हो। एक गिफ्ट डीड होती है, उसमें आप लिख दो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूँ, या एक वाइफ बोले मैं अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो फ्री में हो जाएगी ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड फ्री गिफ्ट। या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो हिमांशु ने हिमांशी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, ठीक है, तो हिमांशी तो बहुत ही खुश हो गई है बेटा, और हिमांशी है हाउस वाइफ, हिमांशी इज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि हिमांशी को अब रेंट मिलेगा। हिमांशी कह रही है मेरे को मजे होगा, 6 लाख रुपए मिलेंगे अब मेरे को। और हिमांशु अपने एंगल से खुश हो रहा है, कह रहा है बढ़िया है, मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हिमांशु ऑलरेडी कितने परसेंट ब्रैकेट पे टैक्स पर है बेटा, 30% पे। लेकिन बेटे सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि ये जो 6 लाख रुपए है, ठीक है, क्लबिंग तो बाद की बात है, पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लो। क्लबिंग तो सेक्शन 64 है। सरकार कहती है क्लबिंग तो मैं कर भी नहीं रही, मैं तो कह रही हूं मालिक ही नहीं मानती मैं हिमांशी को। डीम्ड ओनर सेक्शन 27, सरकार कहती थी अगर आप अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे फ्री में, भूल जाओ कि हिमांशी मालिक बन रही है। सर ऑन पेपर मालिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स के हिसाब से आप ही डीम्ड ओनर हो, और ये 6 लाख आपके हैंड में टैक्सेबल है। मैं कोई क्लबिंग नहीं कर रहा हूं, क्लबिंग तक तो बात ही नहीं पहुंची है। मालिक ही आप हो हिमांशु जी, हिमांशु इज द ओनर, बट ऑन पेपर हिमांशी, तभी तो डीम्ड ओनर का वर्ड लगा रहा हूँ। डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। हिमांशु जी आप ही मालिक हो, तो ये 6 लाख कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा हिमांशु के हैंड में? सर जी 2 एक्सेप्शन है इसकी। अगर तुम ये प्रूव कर दो मैंने एडिक्वेट कंसिडरेशन में करा, मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में दी है, तो नहीं लगेगा ये प्रोविजन, 27 नहीं लगेगा। या फिर अगर बेटे एग्रीमेंट हो गया, दोनों का डिवोर्स हो रहा है, हिमांशु के पास 10 प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने बोला भाई 2 प्रॉपर्टी तो दे दे मेंटेनेंस के लिए मैडम की। तो आप सोचो, एक तो हिमांशु का डिवोर्स हो रहा है, ऊपर से उसकी 2 प्रॉपर्टी भी चली गई, क्या इनकम टैक्स बेटा क्लबिंग भी हिमांशु पे ही लगा देगी? तो जाती हो जाएगी बेटा। तो अगर बच्चे दोनों, इट इज, मैं एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ अपनी वाइफ को क्योंकि हमारा डिवोर्स हो रहा है, तो बच्चे सेक्शन 27 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आपको एक चीज बता देता हूँ, इस हाउस प्रॉपर्टी पे क्लबिंग पे तो मैं गया भी नहीं हूँ, मैं तो सेक्शन 27 पे ही रोक के हिमांशु को फंसा चुका हूँ। सर ये जो 30% लिखा है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है? 30% मैंने एग्जांपल के लिए ये बोला है कि ये, हाँ उसका रेलेवेंस नहीं है कोई, लेकिन जस्ट एक सिचुएशन बना रहा था कि 30% टैक्स ब्रैकेट पे हूँ और ये हाउस वाइफ है, तो इसलिए मैंने ये चीजें करी थी, बट सरकार ने मेरे को पकड़ लिया। ठीक है जी, अब अगली बात है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। सर जरूरी थोड़ा ना सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं, मैंने डिबेंचर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। तो हिमांशु ने क्या करा,
हिमांशु इज ओनर ऑफ डिबेंचर, पार वैल्यू कितनी 1 करोड़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12%, ठीक है जी, पार वैल्यू 1 करोड़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। और दोबारा से वही कहानी, 30% का मालिक है, एज्यूमिंग, ये कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ कि इतना होना चाहिए कुछ है, बट अगर हिमांशु अपने डिबेंचर ट्रांसफर करता है तो हिमांशी, ध्यान से सुनना, फ्लो में बोलूंगा, अगर हिमांशु अपने डिबेंचर ट्रांसफर करता है टू हिमांशी एज फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो हिमांशी को जो भी इनकम होगी 1 करोड़ के ऊपर कितने रुपए की इनकम होगी, 12 लाख की, 12% है बेटा, फटाफट कैलकुलेट करो, 12 लाख की इनकम होगी। ये इनकम कहाँ क्लब हो जाएगी, इन दी हैंड्स ऑफ हिमांशु। क्यों? अरे भैया फ्री में ट्रांसफर कर रहा है, हमें सब पता है, टैक्स का चेंज कर रहा है, तो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, हिमांशु। हिमांशु ने दिमाग लगाया, हिमांशु ने कहा पर आप तो बड़ा ट्रांसफर करते थे, इररिवोकेबल रिवोकेबल। हिमांशु कह रहा है मैंने ट्रांसफर करा है इररिवोकेबल, और आप कहते थे इररिवोकेबल पे क्लबिंग प्रोविजन लगते नहीं है। सरकार कहती है ये रिश्ते की वजह से लगा रही हूं मैं क्लब, यहां रिवोकेबल इररिवोकेबल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने लिखा है चाहे तुम्हारा ट्रांसफर हिमांशु जी चाहे रिवोकेबल हो चाहे इररिवोकेबल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, तेरे ही हैंड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि तूने अपनी स्पाउस को फ्री कंसिडरेशन में एसेट दिया है, उस एसेट के ऊपर जो भी इनकम है इट वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हिमांशु। हिमांशी फिर भी बेटा जिंदगी में मजे में, हिमांशी कह रही है मेरे पास 12 लाख रुपए आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। हिमांशी ने इस 12 लाख रुपए की एफडी और करा दी बेटा। एक तो हिमांशी के पास 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर है, फिर उसके ऊपर 12 लाख की इनकम आई, उस 12 लाख का हिमांशी क्या करेगी, एफडी करा दी। इसके ऊपर फिर इनकम आ गई बेटा, क्या इस इनकम के ऊपर भी क्लबिंग लगेगा क्या? क्या ये 1/20 भी हिमांशु की ऐड कर दूं? अरे सर ऐसा तो फिर 1/20 की एफडी होगी, फिर उस अमाउंट की एफडी होगी, इनकम के ऊपर इनकम तो कितनी बार कमाएंगे सर, तो क्लबिंग प्रोविजन क्या बार बार लगेगा? नहीं बेटे, क्लबिंग प्रोविजन लगता है ऑन इनकम जनरेटेड ऑन द एसेट ट्रांसफर। मैंने जो एसेट दिया है उसके ऊपर जो इनकम है वो क्लबिंग है, उस इनकम के ऊपर फिर इनकम कमाओगे, क्लबिंग प्रोविजन नहीं हो। कंक्लूडिंग फैक्ट, फायदा तो मिल ही गया हिमांशु को, क्योंकि उससे आगे की जो इनकम है वो तो हिमांशी के हैंड में टैक्सेबल हो रही है। बेटा ये टैक्स प्लानिंग, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इनकम ऑन। एक बड़ी अच्छी चीज मेरे दिमाग में आ रही है, सोच रहा हूँ बोलूं या ना बोलूं, पर बोल देता हूँ। आप सब बच्चों ने अदर सोर्स भी पढ़ रखा है, और अभी एग्जाम्पल चल रहा है, मान लो ये डिबेंचर का। मेरे को एक बात बताओ, हिमांशी जी फ्री फंड के 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर लेके बैठ गई हैं, 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर। अब जरा अदर सोर्स में चलते हैं। अदर सोर्स में 56/10 गिफ्ट वाला, गिफ्ट होता था कैश में या तो मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में सिक्योरिटीज लिखा था, सिक्योरिटीज में डिबेंचर आते हैं। तो क्या 56/10 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये 50,000 से ऊपर के डिबेंचर हैं, लिमिट होती थी 50,000, क्या हिमांशी के ऊपर 56/10 लगा कि नहीं लगा, मेरे को बताइए। सर बट ये दोनों तो पति पत्नी है ना। एग्जैक्टली तो जहां तक मैंने बोला वहां तक तो लग गया, बट बेटा रिलेटिव की भी डेफिनेशन है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो रिलेटिव में 56/10 नहीं लगता। और ये बात मैंने डिबेंचर के यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी के केस में मैंने यहाँ पे समझाई थी बच्चों। ओ भाई वाइफ को अगर कुछ भी मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, 56/10 थोड़ा लग जाएगा। लेकिन फिर भी बेटा हिमांशु है सच्चा आशिक, कह रहा है अपनी वाइफ को डिबेंचर तो ट्रांसफर करूंगा, क्लबिंग प्रोविजन लग रहा है, कोई और तरीका निकालता हूं जिससे क्लबिंग से भी बच जाऊं और ट्रांसफर भी हो जाए। उसने क्या करा बेटे, अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया। हिमांशु ने एनी पर्सन, कहता मैं अपने दोस्त को ट्रांसफर करता हूं, इररिवोकेबल, फिर तो सरकार नहीं लगा सकती, और फिर अपने फ्रेंड को बोलूंगा तू इररिवोकेबल हिमांशी को दे दे। सरकार कहती है चाहे डायरेक्टली ट्रांसफर हो चाहे इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो, क्लब्ड इन दी हैंड्स ऑफ हिमांशु। बोलिए बोलिए, तेरे बच्चे एकदम दिमाग में घुस रहा है ना पूरा सही से? सर जी एक्सेप्शन भी तो थी, एक्सेप्शन यही है भाई, अगर तेरा डिवोर्स हो रहा है तो क्लबिंग नहीं लगाएंगे, और अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन तो क्लबिंग नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हिमांशु फिर भी नहीं रुक रहा बेटा, कह रहा कोई बात नहीं,
मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं अपने फ्रेंड के थ्रू भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई बात, मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊंगा, मैं अपने मम्मी पापा को बोलूंगा मेरी वाइफ को एसेट ट्रांसफर करो। मैं डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, जागृति मैम को डायरेक्ट एसेट नहीं दे पा रहा। दुष्यंत सर को मैंने एसेट ट्रांसफर करा, उनको बोला जागृति मैम को ट्रांसफर करो, पर इतना भरोसा मुझे है नहीं दुष्यंत सर पे, वो लेके एसेट भाग जाएंगे। तो मान लो भरोसा है तो वो भी नहीं कर सकता। अब बेटा लेकिन मेरे को तो जागृति मैम को एसेट ट्रांसफर करना है, मैंने अपने पापा मम्मी को बोला आप एसेट ट्रांसफर करो, मैं तो कर नहीं पा रहा, आप करो। लेकिन बेटे सरकार को बहुत प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से। सरकार कहती है फादर इन लॉ मदर इन लॉ अगर अपने डॉटर इन लॉ बोले तो सन्स वाइफ को अगर एसेट ट्रांसफर कर दे इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी एज फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो बेटे इट वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ एंड मदर इन। बिल्कुल एकदम रियल सिनेरियो है, सरकार मेरे को ट्रांसफर करने नहीं दे रही, ठीक है। तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने अगर अपने डॉटर इन लॉ, ऑफिशियली बोला जाए तो सन्स वाइफ को, मान लो डिबेंचर्स है 1 करोड़ के जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो डॉटर इन लॉ को ये जो इनकम है सरकार कहती है कि किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। सर ये क्या बात हुई, कोई एक नाम लो ना, हर कोई अपनी रिटर्न भरता है, तो बेटे जिसने भी ट्रांसफर करा होगा उसके हैंड में हो जाएगा ना। फादर इन लॉ ने ट्रांसफर करा है तो ही बिकम द ट्रांसफरर, क्लबिंग उनके हैंड में हो जाएगी। तो सरकार ने यहां भी रोक दिया बेटा, यानी कि एक इंडिविजुअल अपने सन्स वाइफ, अपनी बहू को एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकता फ्री में या इनएडिक्वेट में। एक्सेप्शन क्या है, अगर एडिक्वेट हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन बेटे मैंने फिर भी हार नहीं मानी, मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता ना जागृति मैम, कोई बात, दुष्यंत सर के थ्रू नहीं कर सकता ना, कोई बात, अपने मम्मी पापा के थ्रू नहीं कर सकता, कोई बात, अपने मम्मी पापा को बोलूंगा आप ऐसा करो किसी और इंसान को पकड़ो, उसको इररिवोकेबल करो, और वो इंसान आगे फिर जागृति मैम को ऐसे ट्रांसफर करे। सरकार ने ये भी पकड़ लिया बेटे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुल मिला के ये बात है कि सर इसका मतलब इर्रिवोकेबल भी हो तो भी मतलब रिलेशंस में नहीं चलेगा। हाँ जी क्या मतलब, एक बार फिर से सर बोलो। इर्रिवोकेबल ट्रांसफर हो फिर भी ये रिलेशन में मतलब जो रिलेटिव है उनमें नहीं चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये ट्रांसफर मान लो ये डायरेक्टली इररिवोकेबल है एंड फादर इन लॉ क्लेम्स किए तो इररिवोकेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, रिश्ते से स्पेसिफिक बात हो रही है बेटा ये 64 में, क्लियर है। ठीक। सर एक पॉइंट वो जो बिजनेस वाला है ना वो बच रहा है, ठीक है, लेकिन मैं अभी फ्लो में जो लिखा हुआ पहले वो बोल देता हूँ। स्पाउस की बातें हो चुकी हैं आपकी, और दूसरी बात फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की भी हो चुकी है। जो लिखा हुआ है पहले वो खत्म कर दूं, मेरे को याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं। मेरे को अगर मैं बिजनेस में एसेट, बिजनेस में भी पैसा लगाता हूं अगर अपनी वाइफ के, तो भी क्लबिंग होती है, ठीक है, वो अच्छा पॉइंट है। बट आते हैं माइनर चाइल्ड पे, माइनर चाइल्ड है 64(1)(a)। अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ एसेट टू माइनर चाइल्ड, दोबारा से मैं एसेट को पकड़ूंगा, या तो एसेट हाउस प्रॉपर्टी होगा या अदर एसेट होगा। हाउस प्रॉपर्टी जैसी आएगा ना तुम्हारे दिमाग में ना सेक्शन 27 आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा माइनर चाइल्ड के ऊपर डीम्ड ओनरशिप का 27 में भी लग रहा। अच्छा जी, तो मान लो मिस्टर ए ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी टू माइनर चाइल्ड, ब्रैकेट में भी ये सब मत देखना, ये सब अभी समझा दूंगा मैं। अगर एक इंडिविजुअल ने अपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एज फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, क्यों करी होगी, ताकि रेंटल इनकम मेरे बच्चे के हैंड में टैक्सेबल हो जाए। उससे क्या होगा, पहले 2.5 लाख माफ हो जाएंगे, 2.5 से 5 हो जाएगा। लेकिन बेटे सरकार बहुत होशियार है, सरकार ने सेक्शन 27 लाया। सरकार कहती है क्लबिंग तो बात की बात है राजा, तेरे को हम 27 में ही पकड़ लेंगे। सेक्शन 27 ये कहता है, 27 ये कहता है तुम ही ओनर हो, तुम ही ओनर हो। आप कह रहे हो पेपर में तो मेरा बच्चा है ओनर, सरकार कहती है तुम ही ओनर हो, 6 लाख रुपए तुम्हारे हैंड में टैक्सेबल हो गए। सर क्या कोई एक्सेप्शन, हाँ बेटे हाँ, एक्सेप्शन बोले तो 27 नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है, आपका बच्चा इतना कमाता है, आपके बच्चे ने आपको पैसे दिए हैं, तो नहीं लगेगा। दूसरी एक्सेप्शन माइनर मैरिड डॉटर, अगर एक इंडिविजुअल अपने माइनर मैरिड डॉटर को
हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है एज फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट, तो सेक्शन 27 नहीं लगेगा। सर बड़ी अजीब बात लग रही है, बट यही पॉइंट है। अगर एक इंडिविजुअल अपनी माइनर मैरिड डॉटर को एसेट ट्रांसफर करता है, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो सेक्शन 27 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? माइनर चाइल्ड इज द ओनर, लीगल ओनर, एक्चुअल ओनर भी वही बन गई है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखिए, सरकार कह रही है सबको 27 में नहीं पकड़ते हम, माइनर मैरिड डॉटर के केस को कहां पकड़ेंगे? 64। 64 कहता है तुम्हारा बच्चा है ना, माइनर है ना, इस माइनर को इनकम हो रही है ना, रेंटल इनकम हो रही है ना, पेरेंट के हैंड्स में टैक्स। तो 27 के थ्रू तो मुझे नहीं पकड़ा कि मैं ही ओनर हूं तो इनकम मेरी है, वहां तो छोड़ दिया मुझे, मैं बहुत खुश हूं, मैं बच गया। लेकिन 64 में कहती है तुम्हारा बच्चा है माइनर, तुम्हारे बच्चे ने इनकम कमाई है, और 64 ये कहता है अगर आपके बच्चे ने इनकम कमाई है तो भाई साहब पेरेंट के हैंड में टैक्सेबल होती है। इस केस में आप लगा लीजिए मिस्टर ए के हैंड। डिस्करेज हो गई नहीं हो गई बात? बिल्कुल हो गई। क्यों? माइनर मैरिड डॉटर पे फोकस कर रहा हूं मैं। एक तो मेरा प्रॉपर्टी गई, किराया भी क्योंकि बच्चे की शादी हो गई है वो भी गया, और क्लबिंग किसके हैंड में हो रही है? पेरेंट के हैंड्स में, पेरेंट के हैंड में। तो सरकार कंप्लीट डिस्करेज कर रही है बेटा। ये कंप्लीट डिस्करेजमेंट तब दिखता है जब आपको 27 भी क्लियर और 64 भी क्लियर। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की बात हो गई है, इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा है सर अदर एसेट, यानी कि मैंने अपने माइनर चाइल्ड को, अच्छा सर एक दो बातें। सर अगर मिस्टर ए अपने मेजर चाइल्ड को ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी, अगर मिस्टर ए किसको ट्रांसफर कर रहा है बच्चे? मेजर चाइल्ड को, तो क्या सेक्शन 27 लगता है क्या? 27 नहीं लगता, ठीक है जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ माइनर चाइल्ड के ऊपर ही 27 लगता है। और अगर मैं आपको बोलूं तो क्लबिंग प्रोविजन भी सिर्फ और सिर्फ माइनर चाइल्ड पे ही है, क्योंकि बेटा मेजर चाइल्ड पर भरोसा नहीं होता। आप सारे मेजर हो बच्चे, ठीक है। आप एक बार घर में पूछ लेना पापा मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दो, टैक्स बच जाएगा, तो आपको अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा। अदर एसेट, मिस्टर ए ने अपने छोटे बच्चे को, माइनर चाइल्ड भोले से बच्चे को, या इंक्लूडिंग लिख रहा हूं रे, ये हाउस प्रॉपर्टी में मैंने एक्सेप्ट लिखा था, यहाँ पर इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर, यानी कि अगर मिस्टर ए अपने बच्चे को डिवेंचर ट्रांसफर करता है फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट, तो बेटा ये जितनी भी इनकम है ये किसके हैंड में क्लब्ड हो जाएगी? इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। सर इसकी कोई एक्सेप्शन? हाँ बेटे, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो नहीं होगी। लास्ट पॉइंट बेटा, और माइनर चाइल्ड हमारा डन है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। सर बड़ी अजीब बात है, अभी आपने सारी बातें इनकम की तो करी है, लेकिन बेटे उसके अंदर कोई ना कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा था। मान लो अगर इनाया को, मान लो इनाया की बुआ ने 1 लाख रुपए दे दिए, बुआ मतलब मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर का नाम मान लो स्वाति है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इनाया के नाम पर 1 लाख की एफडी करा दी, ठीक है। आई विश वो करा दे, तो बेटा इनाया को इनकम हो गई 1 लाख की, किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? इनाया के हैंड में ना जी ना। इस तरीके से अगर आप सारे बच्चों ने या किसी ने भी इनाया को अगर गिफ्ट करा, तो बेटा क्या वो इनाया की इनकम है? नहीं सर, इनाया की इनकम तो है, बट वो क्लब होगी पेरेंट के हैंड्स में। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी क्लब्ड इन दी हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, यानी कि मैं या जागृति मैम किसके हैंड में? whose total income before such clubbing is higher, जो ज्यादा कमा रहा है, मैं या जागृति मैम, इस क्लबिंग से अलग। तो बेटा मैं तो रिबेट की कैटेगरी में आता हूँ, जागृति मैम 30%, तो इसका मतलब किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा? जागृति मैम। ध्यान से लिखना बेटा, टोटल इनकम बिफोर सच क्लबिंग, ठीक है। अगला पॉइंट, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर बच्चे को इनकम हुई है तो बच्चे की इनकम या तो फादर के हैंड में होगी या तो मदर के हैंड में होगी। कैसे पता लगेगा? जिसकी भी टोटल इनकम बिफोर दिस इनकम इज हायर। इफ फादर एंड मदर डू नॉट लिव टुगेदर, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, जैसे आपने वो मूवी देखी है
ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे मूवी, उसमें मुझे बताओ वो बच्चा किसके साथ रहता है? फादर। फादर के साथ रहता है। तो अगर भाई साहब हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो चुका है, तो आई थिंक बच्चे का नाम होता है राघव, होता है शायद से बच्चे का नाम। ठीक है, तो राघव किसके साथ रह रहा होता है? फादर के साथ रह रहा होता है। तो अगर राघव को कोई भी इनकम होगी तो फादर के हैंड में क्लब, द पेरेंट हु मेंटेन द चाइल्ड। और बेटा जिस भी पेरेंट के हैंड में टैक्सेबल हो रही है, फादर या मदर, उनको एक एग्जेम्पशन मिलती है बेटा 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड। मान लो अगर इनाया को 15,000 की इनकम हुई है, तो इनाया की इनकम मान लो मेरे हैंड में अगर टैक्सेबल हो रही है, तो मैं 15,000 दिखाऊंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा 1500, और कितना आउटर कॉलम में लिख दूंगा 13,500। कोई भी क्लबिंग नहीं होगी दो केसेस में। अगर जो बच्चा है वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, स्किल हार्डवर्क ऑफ द माइनर चाइल्ड, या फिर अगर बच्चा हैंडीकैप है तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगते। इसका क्या मतलब है सर? सरकार छोड़ देगी? नहीं बेटा, फिर वो बच्चे के हैंड में टैक्सेबल होता है। और ये सर आपने 80U क्यों लिखा है? हैंडीकैप की डेफिनेशन जो है एज पर दी सेक्शन 80U, आपने डिडक्शन में पढ़ा था 80U, तो उसके अंदर लिखा है। आपके लिए इतना रेलेवेंट इस पॉइंट पर अभी ये नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है दो केसेस में क्लबिंग नहीं होती, अगर अपनी मेहनत से कमा रहा है या बच्चा अगर हैंडीकैप। ये एक छोटा सा एग्जांपल बनाया मैंने कि सर एग्जामिशन कैसे होगी। 1 2 3 4, मिस्टर ए है, उसके 4 बच्चे हैं, चारों ठीक है, 3 माइनर है, 1 मेजर है। मुझे बताओ मेजर के ऊपर तो पहले से ही क्लबिंग लगाऊं या ना लगाऊं? नहीं लगेगी, मेजर पे तो क्लबिंग प्रोविजन है ही। माइनर ने कमाया 1200, अच्छा जी, किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? पेरेंट के हैंड्स में। ठीक है, तो 1200 माइनर, एक और बच्चा है 1800 सी, 1800 भी होगा। एक और बच्चा बेटा, लेकिन ये हैंडीकैप है, क्या इसकी क्लबिंग होगी? नहीं होगी, तो इसलिए मैंने नील और नील लिखा है। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 3000। दो बच्चों का ऐड करी मैंने इनकम, तो 1500 1500 3000, तो नील आ जाएगा। ऐसा आप नहीं करोगे बेटे। क्यों नहीं करोगे? आई होप आप समझ गए होगे। अलग अलग नहीं। अलग अलग करोगे। जो आपका माइनर चाइल्ड बी था उसकी इनकम ही 1200 है, तो एग्जेम्पशन 1200 मिलेगी। माइनर चाइल्ड सी है, उसकी 1800 है, तो उस पर 1500 मिलेगी, 300 टैक्स अलग। कैसी रही? क्लियर है बच्चे? बस 5 मिनट और लगेंगे, खत्म हो गई है कहानी बस ऑलमोस्ट। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्रॉस ट्रांसफर। बेटा पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रॉस ट्रांसफर आने का, ठीक है, क्योंकि यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि ऐसा रहता है कि बच्चा हल्का छोड़ के चला जाए या छोड़ देता है, तो क्रॉस ट्रांसफर के ऊपर। ठीक है, आइए, क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है सर? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों दोस्त हैं, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो, इसको आप कह सकते हो कि सर ये तो पहले भी कंसिडर हो गया था, बट यस इसको सरकार ने स्पेसिफाई भी कर दिया, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो गिफ्ट देना चाहता है अपनी वाइफ को, मिसेज ए को, बट वो नहीं दे सकता। आपको ये बात पता ही है कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या फ्री गिफ्ट में आप नहीं दे सकते, तो ए मिसेज ए को दे नहीं पाता। बी जो है वो किसको गिफ्ट देना चाहता है? मिसेज बी को, पर वो भी नहीं दे पाता बेटा। तो आप ये कह सकते हैं, अब इन्होंने क्या तिगड़म लगाया। ए कहता है यार मैं ना तेरी वाइफ को गिफ्ट कर देता हूं। ए क्या कर रहा है? मिसेस बी को गिफ्ट कर रहा है 10 लाख। और बी क्या कहता है? चल मैं तेरी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूं 8 लाख। सर ये दोनों में डिफरेंस तो जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऑब्वियसली दोनों 8-8 करेंगे या 10-10 करेंगे, बट पेपर में आपको डिफरेंशियल अमाउंट आ गया तो लॉजिक समझ। तो ए ने अपनी वाइफ की जगह अपने फ्रेंड की वाइफ को करा और अपने फ्रेंड को बोला अब तू मेरी वाइफ को गिफ्ट कर, ठीक है जी। तो मुझे बताइए मिसेस बी ने इसको 10% एफडी पे इन्वेस्ट कर दिया है। मुझे बताइए मिसेस बी को इनकम कितने की होगी बेटा? 1 लाख रुपए की। ये इनकम कैसे हुई है? मिस्टर ए ने पैसा दिया, और यहां मिसेस ए को कितनी इनकम हो रही है? 96,000, क्योंकि 8 लाख के ऊपर 12%। और सरकार इतनी आसानी से ये ट्रैक कर नहीं पा रही, क्योंकि सरकार जब देखती है कहती है मिसेस ए और बी, सरकार को तो समझ आता नहीं, कहता है ये हस्बैंड वाइफ तो है नहीं।
लेकिन कुछ टाइम बाद पता लगता है कि बी ने इसलिए ट्रांसफर करा था क्योंकि ए ने मिसेस बी को ट्रांसफर करा। इस चीज को बोला जाता है क्रॉस ट्रांसफर। जैसे आप कह सकते हो मैं दुष्यंत सर की वाइफ को गिफ्ट करूं और फिर मैं बोलूं दुष्यंत सर को जितने रुपए का मैंने आपकी वाइफ को गिफ्ट करा है आप मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दो। समझ रहे हो, ये होता है क्रॉस ट्रांसफर। अब ये जो 96,000 है, जो 8 लाख के ऊपर है, ये किसके हैंड में क्लब होना चाहिए मुझे बताओ। ये मैडम ने कमाया, मिसेस ए ने। दिस शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाई मिस्टर ए की तो प्लानिंग है सारी। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा बेटा मिस्टर ए के हैंड में? 96,000। अब आते हैं बी पर। मिसेस बी जो है उसको बेटा 10 लाख मिले थे, 8 लाख नहीं मिले। तो जो दोनों में कॉमन है ना वो 10 लाख नहीं है बेटा, 8 लाख है। मैं 8 लाख के ऊपर बात करूंगा आपसे। हालांकि इनकम तो हो रही है इसको 1 लाख की मिसेस बी को, लेकिन बेटा क्लबिंग प्रोविजन, ये जो क्लब होगा, चलो पहले ये बताओ किसके हैंड में होगा? बी के हैंड में होगा। लेकिन अमाउंट 1 लाख नहीं लिखा मैंने, अमाउंट है 1 लाख रुपए। जो सॉरी अमाउंट ऊपर 1 लाख लिखा है मैंने, पर मैंने नीचे लिखा है 80,000, क्योंकि भाई साहब जो कॉमन है ना 8 लाख और ये वाला 8 लाख, उसके ऊपर क्लबिंग होगी 10%। बाकी 2 लाख का जब ट्रैक ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं क्लबिंग प्रोविजन करने। मुझे बताइए, क्लियर है आपको? आइए, बस खत्म होने वाले बच्चे, सिर्फ ये पॉइंट रह गया और इसके बाद एक इंटरेस्ट वाला पॉइंट रह गया। एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी प्रॉपर्टी अगर एचयूएफ को ट्रांसफर करी। एक इंडिविजुअल है, अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ को ट्रांसफर करी फॉर फ्री और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इस एचयूएफ को मान लो इनकम हो रही है 6 लाख रुपए की, ये किसके हैंड्स में क्लब्ड हो जाएगी बच्चे? क्लब्ड इन दी हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। सीधी सी बात है, आप अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ को फ्री में नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो एचयूएफ को जो भी इनकम हो रही है वो आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी इन दी हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। मुद्दे की बात यहाँ खत्म नहीं होती है, ध्यान से सुनना। अगर इस एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, मान लो ये प्रॉपर्टी थी और ये एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, और ये प्रॉपर्टी के अंदर कितने फ्लोर थे? 5 फ्लोर थे, तो एक एक फ्लोर सबको मिल गया। ये इंडिविजुअल लगा लो मिस्टर ए, तो एक फ्लोर मिस्टर ए को मिल गया, एक फ्लोर मिसेस ए को मिल गया, एक फ्लोर मिल गया माइनर चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस ए, एक मिल गया मेजर चाइल्ड को, ए और मिसेस ए को, और एक है ब्रदर ऑफ ए। तो बेटे 5 फ्लोर है, तो आप ये लगा लो कि अब किराया भी सबको बट के मिलेगा। किराया बट के मिलने का मतलब मिस्टर ए के नाम पे कितना किराया? 1,20,000। मिसेस ए के नाम पे कितना किराया? 1,20,000। बच्चे के नाम पे कितना किराया? 1,20,000। मेजर चाइल्ड पे कितना किराया? 1,20,000। ब्रदर पे कितना किराया? 1,20,000। 6 लाख बन जाता है ना ये? 1 2 3 4 5, 1,20,000 इंटू 5, 6 लाख। मिस्टर ए को जो किराया मिल रहा है वो तो अब मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल होगा ना। पार्टीशन हो गया भाई, मेरे को एक फ्लोर मिला, किराया मिल रहा है। मिसेस ए को जो भी इनकम हो रही है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? मिस्टर ए, क्योंकि बेटा इनडायरेक्टली तुमने एचयूएफ के थ्रू अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया। आपको समझ आनी चाहिए बात। माइनर चाइल्ड, हालांकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, बट जो पॉइंट लिखा है मैं वो बताता हूं। माइनर चाइल्ड को जो भी इनकम हो रही है वो या तो मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल होगी या फिर मिसेस ए के हैंड में टैक्सेबल होगी, जिसकी भी टोटल इनकम क्या होगी। अब आप बोलोगे सर ट्रांसफर तो ए ने करा था, पर बेटे ये लिखी हुई बात, मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। मेजर चाइल्ड, क्या मेजर चाइल्ड की इनकम किसी के पास जानी है? नहीं, मेजर चाइल्ड के हैंड्स में। ब्रदर ऑफ ए के पास। तो ये आपका हो गया कि भाई साहब अगर सब्सिक्वेंट पार्टीशन हो गया तो किसकी इनकम किसके पास टैक्सेबल हो जाए।
सेक्शन 65 है, एक छोटा सा है, सुन लो और फिर बस एक इन्वेस्टमेंट वाला रह जाएगा। सेक्शन 65 ये कहता है क्लबिंग लग गई और जिस भी इंसान के हैंड में क्लब हुई उसके बाद नोटिस भी आ गया कि तुम टैक्स दो, तुम टैक्स दो। मान लो मेरे हैंड में क्लबिंग लग गई, मेरे पास नोटिस आ कि सौरभ चौधरी आप टैक्स दो, सौरभ चौधरी आप टैक्स दो, सौरभ चौधरी टैक्स, मैं रिवर्ट नहीं कर, तो क्या सरकार दूसरे बंदे को पकड़ सकती है, यानी कि ट्रांसफरी को पकड़ सकती है कि भैया देखो क्लबिंग प्रोविजन तो लग रहे हैं लेकिन वो बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, जो ट्रांसफरर है वो टैक्स ही नहीं दे रहा, तो क्या इनकम टैक्स ट्रांसफरी को पकड़ सकती है? आंसर इज यस। सेक्शन 65 पावर देता है अगर ट्रांसफरर से टैक्स ना मिले तो ट्रांसफरी से ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। और एक छोटी सी बात, अगर इनकम को क्लब कर रहा हूं तो लॉसेस को भी क्लब करा जाता है। अगर मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और इनकम अगर मेरे हैंड में क्लब होती है तो भाई साहब अगर उस प्रॉपर्टी से लॉसेस होंगे तो लॉस भी क्लब होगा। इनकम इंक्लूड्स लॉस। ठीक है जी। तो बस बेटे आखिरी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, मिस्टर ए एंड मिसेस ए। मिसेस ए का बिजनेस है बच्चे और मिस्टर ए ने इनको गिफ्ट करा है 1 लाख रुपीस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, 1/4/19 को, ये डेट ऑफिशियल है, आई मीन ये 1 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो आपने गिफ्ट करा है 1 लाख का और मान लो बिजनेस भी अभी शुरू हुआ है, इतना क्या अभी वो करना, पहला एग्जांपल सिंपल बनाते हैं, बिजनेस भी अभी स्टार्ट हुआ है। 1/4/19 को मिसेस ए ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो मिसेस ए ने अपने फंड्स कितने लगाए बेटा? 4 लाख, और हस्बैंड से कितने मिल गए? 1 लाख। ठीक है, तो टोटल फंड्स कितने हो गए? 5 लाख। अब अगर मैं आपको बोलूं 19-20 में जो प्रॉफिट्स हुए वो हुए बच्चे 50। इस 50,000 में से तो मैंने जो हस्बैंड ने जो 1 लाख दिए उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है वो मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि ये जो मिसेस ए ने टोटल बिजनेस में कमाया, सोल प्रोप्राइटर है मान लो, तो आप मुझे बताइए इसके 2 पार्टीशन होंगे कि भैया 5 लाख के ऊपर टोटल बेटा कैपिटल कितना लगा, ओन फंड 4 लाख थे और गिफ्ट मिला 1 लाख का, तो 5 लाख के ऊपर कितने के प्रॉफिट है बच्चे? 50,000। तो 1 लाख के ऊपर कितना होगा बच्चे? 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू, यही फॉर्मूला बना हुआ है, आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो ये सिर्फ आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। ऊपर क्या लिखा मैंने? प्रॉफिट्स, ऊपर लिखा प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय गिफ्ट, जो भी हस्बैंड ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, हस्बैंड ने कितने रुपए का एसेट दिया? 1 लाख का, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या टोटल कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। नीचे टोटल आ गया, ये जो मिस्टर ए ने दिया और ये आपके प्रॉफिट्स हैं, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पैसा आप दे रहे हो 1 लाख रुपए, मैं इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि तुमने पहले दिन ऑफ द फाइनेंशियल दिया। मुझे बताइए कितना आ जाएगा वैसे ये? क्या मैं कह सकता हूँ 10,000? तो बच्चे जो 10,000 है, टोटल प्रॉफिट्स कितना है बच्चे? 50,000, जिसमें से जो 10,000 है वो किसके हैंड्स में क्लब हो जाएगा? मिस्टर ए के हैंड्स में। और जो 40,000 है वो किसके हैंड में क्लब हो जाएगा? मिस्टर ए के। यहां तक समझ आया? अब मैं इसमें अगर छोटी सी चेंज करूं, छोटा सा 2 चेंजेस करूंगा छोटे छोटे। पहला केस, अगर सर मैंने 11 अप्रैल को गिफ्ट करा होता, 11 अप्रैल को, तो क्या ये वर्किंग होती? यस और नो? ये वर्किंग नहीं, क्योंकि मेरे को वो गिफ्ट पकड़ना है जो 1/4 को दिया।
क्या ये वर्किंग में पकड़ता? नहीं पकड़ता। यानी कि इन दैट केस सारा का सारा 50,000 किसके हैंड में क्लब होता? सॉरी, सारा का सारा 50,000 किसके हैंड में टैक्सेबल होता? मिसेस ए के हैंड। क्योंकि मेरे को ये जो पकड़ना है ना कि मिस्टर ए ने कितना दिया, ये फिक्स्ड है ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस। सर ऐसा तो बड़ा सिंपल प्लानिंग है, फर्स्ट डे को हम करेंगे नहीं बेटा, सिर्फ फर्स्ट टाइम करें। अगली बार ये ब्रॉड डाउन होगा ना तो मैं पकड़ दूंगा कि 1/4 को मिस्टर ए का कितना था। ये सिर्फ पहले साल में सिर्फ आप कर सकते हो बस। दूसरी बात सुन लीजिए, अभी दोबारा से अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। 1/4 सर एक बात बताओ, अगले साल क्या होगा? 20-21। तो आइए जरा ए और मिसेस ए का सोचते हैं। ए ने 1 लाख दिए थे, इसने 4 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का प्रॉफिट हुआ। बेटा दो ऑल्टरनेटिव है मॉड्यूल के अंदर, दोनों चीजें भी चल रही हैं। सीए के अंदर कुछ चल रहा है, सीएमए के अंदर कुछ चल रहा है। मैं आपको एक लॉजिक दे देता हूँ, ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो कैपिटल में ही ऐड होते हैं, तो मैं ए का भी कैपिटल बढ़ा दूंगा बेटा 10,000 से, क्योंकि ए को बिलोंग कर गए ना 10,000 और बी को कितना। तो इनका जो टोटल कैपिटल है देखो ना, 50,000 का प्रॉफिट था, ओरिजिनल कैपिटल कितना था? 5 लाख, तो 5 50 हो गया ना बच्चे। सर ये सेक्शन 65 क्या है? 65 है कि अगर ट्रांसफरर से पैसा नहीं मिला तो ट्रांसफरी से पैसा मिल पावर है सरकार के पास। तो लेकिन ये बुक में तो नहीं है। बुक में नहीं है, सीएमए के अंदर है और सीएस के अंदर, तो एक लाइन है। थोड़ा सा दिखाना, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। 4 ले लाख, लिया था कोई। ठीक है। अब एक चीज समझना, ए का कैपिटल बढ़ गया और इसका भी बढ़ गया सर जी। अब मैं आपको बोल रहा हूं कौन से साल में? 20-21 में। 20-21 में बच्चे 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ। मुद्दे की बात यह है कि भैया ए को कितना जाएगा और मिसेस ए को कितना जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 1,10,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है, व्हाट इज योर टोटल कैपिटल? 5 लाख। अरे क्या बात है, 5 लाख तो पिछले साल का। अब तुम्हारा कैपिटल ये तुम्हें 5,50,000 नहीं दिख रहा है? 1/4-20 को मैंने कैपिटल निकाला है जी, ये 1/4-20 को। हाँ, तो 1,10,000 जो है 5,50,000 पर है, तो भैया 1,10,000 पे कितना है? और बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि 1,10,000 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया? 1/5 हो गया ना। 1,10,000 का 1/5 कितना हो गया? 22,000। और जो बच गया ये आ गया आई थिंक 88,000। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। एक तो ये है कि इस प्रॉफिट को मैंने बांट दिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉफिट ना बांटे जाए और बोल दिया जाए कि ये सारा का सारा मिसेज ए का है, क्योंकि ये तो इनकम के ऊपर इनकम क्लब हो रही है ऐसे। तो आपको दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स दिखेंगे, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर ये वाला अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो ये ज्यादा लॉजिकल है कि जिसका जो जो प्रॉफिट बनता है उसके में डाला, उसका कैपिटल दोबारा से इंक्रीज हो गया, फिर प्रोपोर्शनेट। ये सबसे लॉजिकल बात तो ये है। लेकिन यस, आप ये जरूर कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मैं उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। किस बात को? बेटा ये जो एक तरीके से इनकम के ऊपर इनकम क्लब हो रही है, क्योंकि जब उसने वो 50,000 कमा लिए तो मैंने फिर कैपिटल में डाल रहा हूँ, तो प्रोपोर्शनेट बढ़ा रहा हूँ, तो उससे इनकम के ऊपर इनकम क्लब हो रही है। समझ रहे हो? तो ये वाला पॉइंट जब आप करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से करना अपने मॉड्यूल से कि वो क्या लिख रहा है, बट ये कंक्लूडिंग पॉइंट है, ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ, हो सकता है ना मिले आपको बुक में, बट बता देता हूँ। आप ये एज्यूम कर सकते हो कि जो भी प्रॉफिट्स हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं। ओ माय गॉड, जो भी प्रॉफिट है विड्रॉ कर लिए हैं। तो अगर विड्रॉ कर लिए हैं तो कैपिटल तुम्हारा वही रहेगा 1 लाख, और 4 लाख बोले तो 5 लाख, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है मैं बाहर कर रहा हूँ। तो हर बार आप ये एज्यूम कर सकते हो, एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट्स आर विड्रॉन, तो आपका 1/4 को बैलेंस सेम रहेगा जो ओरिजिनल कैपिटल और वो चल रहा है, और उसी रेशियो में बांटते रहिए। जिंदगी ऐसे भी आसान हो सकती। बताइए सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो यहाँ बेटा आप, अच्छा सर ये वाली जो बात है
क्या ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का हो रहा है, आई मीन इंडिविजुअल टू स्पाउस? ये इंडिविजुअल टू स्पाउस में भी है बच्चे, और ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ विद डॉटर इन लॉ, ये उसमें भी, ये दोनों जगह पॉइंट। ठीक है जी, तो ये वाली चीज आपको दोनों जगह मिलेगी, तो आपको एकदम सेम लॉजिक है, सब कुछ है। मुद्दे की बात क्या है, ये मत भूलना फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का कंट्रीब्यूशन लेना होता है। अगर ये पहला साल है और तुम 10 अप्रैल को दे रहे हो तो तुम नहीं लोगे पहले साल। ठीक है साहब, तो मेरे हिसाब से सारी बातें आपकी डन हो गई हैं। आई होप आप सब बच्चों को ये समझ आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा बच्चे, सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।